चलिए आइए दोस्तों, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका समय ना बर्बाद करते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज आज की जो हमारी क्लास रहेगी पूरी तरह क्या रहेगी, ऑल इंडिया एग्जाम को डेडिकेटेड रहेगी। वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, जब अंग्रेजों का विदेशी आक्रमण जब विदेशियों का भारत में आगमन स्टार्ट होता है, उस समय से हम क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। कई लोगों का मानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के बाद होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए हम आपको एकदम सीधे सीधे सिंपल माध्यम से सीधे तरीके से सब कुछ बताते हुए इस मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए, आप सबसे पहले ये देखिए, ये एक है ये हमारा एक वर्ल्ड मैप है। ठीक, ये हमारा क्या है, एक वर्ल्ड मैप है। और ये हमारा रहा इंडिया, ये रहा हम लोगों का अफ्रीका, और इधर यूरोप वाला हिस्सा है। ठीक, अब देखिए, प्राचीन समय में बोलते हैं हम लोग कि भारत की जो सभ्यता है 5000 साल पुरानी है। अब भैया 5000 साल पुरानी है, हम लोग पुराने समय में क्या करते थे, पूरे विश्व से व्यापार करते थे, खास करके यूरोपियों से, विश्व से, ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, दो रास्ते थे। एक तो क्या था, रेड सी होते हुए यूरोप निकल जाना, एक तो स्वेज नहर जो बाद में खुली थी बहुत दिनों बाद, वो वाला रास्ता था। दो रास्ते से व्यापार होता था। इन दोनों रास्तों पे कब्जा किसका हो गया, अरबियों का कब्जा हो गया। ठीक, अरबियों का कब्जा हो गया। अब यूरोप से और भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो टूट गया। यूरोप से जो भारत का व्यापारिक संबंध था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया। तो अब यूरोप में क्या होने लगी, हॉर्न मचने लगी कि क्या नाम है, नई नई रास्तों की खोज के लिए लोगों को ऊपर नए नए बहुत ज्यादा इनाम दिए जाने लगे कि आप नए रास्तों की खोज करिए, हाँ, हम आपको इनाम देंगे। वहाँ के जो राजा थे उनको लोगों को प्रोत्साहित करने लगे। तो मैं आपको ब्लॉग में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो। कि देखिए, ये हम लोगों का भारत है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का भारत है। और ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो रास्ता है मस्तक वाला इलाका है। ये क्या है, मस्तक वाला है, जो कतर होते हुए लैंड मार्क के माध्यम से यूरोप निकल जाता है। एक रास्ता क्या है, ये वाला जो अदन की खाड़ी वाला है, अदन की खाड़ी वाला है, जो स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए यूरोप निकल जाता है। दो रास्ता है, इन दोनों जगह पे कब्जा किसका हो गया था, अरबियों का कब्जा हो गया था। और भारत का जो व्यापार था, व्यापारिक संबंध था, इनसे यूरोपियों से टूट गया था। फिर 1492 में यूरोप में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुड़ मची थी, 1492 में क्या होता है, 1492 में एक व्यक्ति है यूरोप से निकलता है, उसका नाम रहता है कोलंबस। हम नाम सुने होंगे, जिसने अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस जो रहता है यहाँ से निकलता है। आप देखिए, ये जो है यूरोप वाला इलाका है, यहाँ से निकलता है और नाव के सहारे बहते 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 वेस्ट में चला जाता है। तो खोज लेता है क्या, अमेरिका खोज लेते हैं। वो सफल तो हो नहीं पाता है भारत की खोज। कई बार तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है, क्योंकि अमेरिका के जो वेस्ट इंडीज पहुंचा था, वहाँ के लोग भी हमारे जैसा चेहरा वगैरह होता है, थोड़ा बहुत इसी तरह होता है। तो वहाँ पर पहुंच कर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद 1498 में एक व्यक्ति निकलता है। 1498 में एक व्यक्ति निकलता है, उसका नाम रहता है क्या, वास्को डिगामा। वो समुद्र के किनारे, ये देखिए, ये यूरोप है, यहाँ से एकदम साइड 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 होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए केप ऑफ गुड होप आता है। केप ऑफ गुड होप आता है, ये अफ्रीका का जो तट है दक्षिण वाला एकदम, उसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यहाँ पहुंचता है। फिर यहाँ पे इसको एक नाविक मिलता है, उसका नाम रहता है अब्दुल माजिद।
क्या नाम रहता है दोस्तों? उसका नाम रहता है अब्दुल मजीद। वो अब्दुल मजीद क्या करता है, इसको अफ्रीका के तट के साइड किनारे 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 कहाँ ले आता है? केरल के तट पे ले जाता है। जो केरल था वहां पे उसे वो उसको कोच्चि बोलते थे, तो उसको कोच्चि बोलते थे, तो वो कोच्चि के तट पे ले आता है। कोच्चि के तट पे ले आता है तो वहां पे इसकी एक मुलाकात होती है एक राजा से। अब वहां पर मुलाकात उसकी होती है किसकी? एक राजा से। वहां के राजा जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमोरियन। कौन था? जमोरियन। अब देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरोप से भारत में आने वाली पहली कंपनी कौन थी? सीधा सा क्वेश्चन, फिर उस पे आते हैं हम लोग। यूरोप से भारत में आने वाली प्रथम कंपनी कौन सी थी? तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक। फिर डच थी, फिर अंग्रेज थे, फिर फ्रेंच थे, यानी कि फ्रांस, ठीक। पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस। अब देखिए हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। आज हम लोग पुर्तगाल के बारे में ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। इसको भी मूवी की तरह आप याद रखिएगा। अगर मूवी की तरह याद रखेंगे ना तो ये हमेशा याद रहेगा। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे, ठीक। तो मेरी आपसे विनती है और अनुरोध भी है कि आप क्या करिएगा, इसको मूवी की तरह याद करते हुए चलेगा, जिससे आपको याद करने में इसे बहुत आसानी होगी, ठीक। एक सेकेंड, मैं थोड़ा लाइट का व्यवस्था ले लेता हूँ। थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट आ गई है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्लास को रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि आज हम सर आपको क्लास कंप्लीट कराएंगे, तो उसको हम कंप्लीट ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब पूछेगा कि पुर्तगालियों द्वारा, ठीक। आपको जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है, यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है, ऐसे धीरे धीरे चलते 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 नाव के किनारे, नाव के साइड से यहाँ पड़ता है कहाँ? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पे इसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका क्या नाम रहता है? अब्दुल मजीद। अब्दुल माजिद, माजिद। ये वास्को डी गामा को क्या करता है? साइड के पकड़ते 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 कहाँ ले जाता है? केरल, यानी कि कोच्चि। कोच्चि ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कोच्चि। कोच्चि। अब हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। हम लोग क्या पूछते हैं? भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आप एक चीज, एक शब्द का आप लोग सुधार लीजिएगा कि भारत की खोज कोई नहीं कर सकता। भारत की सभ्यता है 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो उसकी खोज कोई नहीं कर सकता। हाँ, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 में। 1498 में किसने की थी? 1498 में किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों कि 1498 में खोज किसने की थी भारत की? तो वास्को डी गामा ने। देखिए जब ये यहाँ पे आए थे ना, तो एक तरीके से ये समझिएगा एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी ये? पुर्तगाल एक प्राइवेट कंपनी थी, सरकारी कंपनी नहीं थी। जो फ्रांस थी ना, वो सरकारी कंपनी थी। एक अंतर तो यही हो जाता है कि आपसे पूछेगा कि पुर्तगाल कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, या दोनों के मिक्सअप की बनी कंपनी थी? तो क्या थी? पुर्तगाली जो कंपनी थी पूरी तरीके से क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी, वो निजी कंपनी थी। अब देखिए 1498 में पहुंच गया, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और उसने क्या की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली। कब? 1498 में। अब इसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, इसके बाद की कहानी आपको मैं बताता हूँ। बहुत मजा आएगा, आप पढ़ेंगे मूवी की तरह देखते हुए चलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आप इसको रटने की कोशिश करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, समझने में और याद करने में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे राजा कौन था? यहाँ पे जमोरियन राजा था। जमोरियन राजा था। कहाँ का? कोच्चि का। कोच्चि का राजा कौन था उस समय? जमोरियन था, ठीक। अब इसने वास्को डी गामा का, ये जो वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा, ये जो वास्को डी गामा भारत आए थे, इनका बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान दिया, बहुत इनकी रिस्पेक्ट किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इनका सम्मान किया, बहुत रिस्पेक्ट किया और बहुत इज्जत दी, और इनको कुछ सामान दिए,
जो कुछ सामान दिए, मान लीजिए कुछ सामान दिए, मसाला वसाला ढेर सारा दिए, और वो यूरोप लेके गए। ठीक, अब यूरोप लेके गए तो यूरोप में उसने कितने दामों में बेचा, 60 गुना दामों में बेचा। इनको ढेर सारा मसाला वसाला जहाँ सामान फ्री में दे दिए। सब कौन दे दिए? ये जो जमहूरियन राजा थे, ये क्या किए, वास्को डी गामा को ढेर सारा सामान फ्री में दे दिए। फ्री में देने के बाद होता क्या है, फ्री में देने के बाद ये लेके जाते हैं सामान को ना, तो 60 गुना दामों में यूरोप में बेचते हैं। 60 गुना दाम में लोग अचंभा हो जाते हैं, अरे राम 60 गुना दाम, ऐसा कैसे हो गया? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राम ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। एक सेकंड दोस्तों, अब आपको क्लियर दिखेगा, लाइटिंग सही होगी। 60 गुना दामों में पूरे के पूरे यूरोप में होड़ मच गई। तो अब क्या हो गया, पूरा का पूरा यूरोप परेशान हो गया। अब क्या खोजने में, नए नए मार्गों की खोज करने के लिए तैयार हो गया और खोजने लगा नई नई जगहों की खोज। तो आपसे पूछेगा ना कि वास्को डी गामा को किसने मसाला दिया था, तो किसने दिया था? जमहूरियन ने दिया था। कहाँ पे आया था वास्को डी गामा? सबसे पहले 1498 में कोच्चि में आया था। वास्को डी गामा को क्या मिला था? ढेर सारे सब मसाले वगैरह सब क्या होते फ्री में मिली, तो उसने वहां पे ले जाके 60 गुना दामों में बेचा था। मान लीजिए कुछ 100 रुपये पे दिया होगा या फ्री में दिया होगा, हम मान के चलते हैं वो पहाड़ में दे दिया था, उसको ले जाकर वो बहुत महंगा बेचा। ठीक, बहुत 60 गुना दामों में बेचा। कुछ ना कुछ लगा के दिया ही होगा, 100-200 जो भी हो उन लोगों का दे दिया होगा, और 60 गुना दामों में बेचा। पूरे यूरोप में हल्ला हो गया। अब आपसे पूछता है कि पुर्तगालियों का जो बेड़ा आया था भारत में, किसके नेतृत्व में आया था? तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में भारत में बेड़ा आया था। क्या था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में ये बेड़ा भारत भेजा गया था। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये पता नहीं क्यों ये रफ हो जाता है, समझ नहीं आता है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और उनके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको एकदम क्लियर सब कुछ समझ में आए। कोई धुंध नहीं, कोई धोखा नहीं, सब क्लियर आपको समझना है, ताकि आपको याद करने में समझने में प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको वास्को डी गामा के बारे में बताया। ठीक, तो फिर होता क्या है ना कि 1500 करीब 1500 में पेड्रो अल्वारेज पेड्रो क्या है दोस्तों? पेड्रो अल्वारेज क्या है? अल्वारेज पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में 13 जहाजी बेड़े के साथ भारत आया। ये पेड्रो अल्वारेज भी 13 जहाजी बेड़े के साथ भारत आया। 1500 में पूछेगा कि कौन भारत आया, तो आप क्या बोलेंगे कि 1500 में पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा फिर भारत आया। अब देखिए ये जहाजी बेड़ा भारत आया, किसके नेतृत्व में आया था? पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में 13 जहाजी बेड़ा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कहाँ से आया था ना? पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल से पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में एक 13 जहाजी बेड़ा है। फिर 1502 में वास्को डी गामा आता है। कब? 1502 में वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा 1502 में फिर वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत आता है। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जहाँ आप बात चली रही है तो बता ही देता हूँ कि वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। ठीक, 3 बार। पहला कब आया था? 1908 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार आया था 1524 में। 1524 में भारत आया था। इस समय ये क्या बन के आया था? इस समय बन के आया था गवर्नर या वायसराय, जो भी बोला करते थे। तो कुल 3 बार भारत आया था वास्को डी गामा। क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों कि वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आया था। कितनी बार भारत आया था? टोटल 3 बार भारत आया था। और 3 बार भारत आया था, और तीसरी बार यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु यहीं पे हुई थी। तीसरी बार भारत से वापस जा नहीं पाया। क्या हो गया? तीसरी बार इसकी मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की कहाँ पे समाधि है इसकी? कोच्चि में। याद रखिए, कोच्चि में ही इसकी समाधि है वास्को डी गामा की। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं।
जो जहाँ से कहानी इसको हम लोगों को अच्छे से स्टार्ट करना है। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ और हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट करता हूँ। जो अब हमारे लिए जो काम की बातें स्टार्ट होंगी, हालांकि सभी चीज़ काम की बातें हैं। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप लिख के ले लीजिए, मैं अभी 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने भी कुछ गलतियाँ की, इसलिए मैं आज आपको क्या नाम है अच्छे से बता पा रहा हूँ। जो गलतियाँ करता है वही बता पाता है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। 2019 में मैंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस क्वालिफाई किया था, बीपीएससी क्वालिफाई किया था। 2020 में मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था और मैंने छत्तीसगढ़ का मेंस भी दिया है। तो मैं जानता हूँ कि कहाँ गलतियाँ लोगों से होती हैं और कहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे भाई बहन हमारे दोस्त गलतियाँ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। देखिए 1505 से 1509, 1505 से 1509 कौन हम गवर्नर बन के आता है? पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बन के आता है फ्रांसिस्को डी फ्रांस। मैं लिख लेता हूँ इसको थोड़ा, हालांकि सही लिखा हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बन के भारत आया था। क्या बन के आया था? गवर्नर। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था? तो आप क्या बोलेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसने क्या चलाई थी पता है? ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ना, ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इंडियन ओशन वाला, इसने शांत जल की नीति चलाई थी। क्या चलाई थी? शांत जल की नीति। इसको क्या बोलते हैं? शांत जल नीति। शांत जल की नीति चलाई थी। किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाई थी। क्या चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी इसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अब पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन सा गवर्नर था पुर्तगालियों? क्या बोलेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो क्या बोलेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस समय ये भारत में आए थे, ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय ये भारत में आए थे तो आपने सुना होगा कुछ 1498 में 1500 के आसपास क्या चल रहा था? लोधी वंश चल रहा था। आपसे पूछ सकता है इनके समकालीन कौन थे? तो कौन थे? लोधी वंश था। लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे किसका राज था? लोधी वंश। अब उसमें बहलोल लोधी थे, इब्राहिम लोधी थे, सिकंदर लोधी थे। वो इससे मतलब नहीं है, आपसे समकालीन पूछेगा कि भारत में समकालीन उनके शासक कौन थे? तो क्या बोलेंगे? लोधी वंश थे, समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। ये कालीन भैया नहीं है, ये समकालीन है। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, कि जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र था ना, हिंद महासागर वाला क्षेत्र जो था, वो क्या हुआ? इनका कब्जा हो गया था। किसका? पुर्तगालियों का। अब ये होता क्या था कि कोई भी विदेशी जहाज यहाँ पे आता था, यहाँ तक कि इनका भी जहाज, जो बादशाह हुआ करते थे, दिल्ली के शासक हुआ करते थे, उनका भी जहाज आता था ना, वो क्या करते थे? इसमें डुबो देते थे इनके जहाजों को। क्या करते थे? जहाजों को डुबो देते थे। अगर तुम्हें भारत की सीमा में प्रवेश करना है तो तुम क्या करोगे? टैक्स चुकाओगे, थोड़ा बहुत पैसा दोगे पुर्तगालियों को, तब क्या करोगे? भारत की सीमा में आओगे। नहीं तो उनके जहाजों को क्या करते थे? बोले हिंद महासागर में डुबो दिया करते थे। उसी में लड़ाई होती थी। और इसी नीति को कहते हैं शांत जल नीति हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो समझिए कि पुर्तगाल इतना शक्तिशाली कैसे होते गए। पुर्तगालियों के शक्तिशाली होने का कारण था मालूम है क्या? उनके पास अच्छी नौसेना थी।
नौसेना, नौसेना, अच्छी नौसेना का होना। उनके पास अच्छी नौसेना थी, इसलिए वो क्या हो रहे थे, कामयाब होते जा रहे थे, लगातार वो क्या हो रहे थे, बुलंदियों पे चढ़ रहे थे। अब देखिए मैं इसको आगे रिलेट करता हूँ और इसमें मैंने जितना मैंने आपको बता दिया उतना ही है। और फिर मैं आता हूँ अल-बुकरक पे। रफ करने में ही थोड़ी सी समय लग रहा है दोस्तों, इसलिए आप लेक्चर को पूरा देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक मूवी चल रही है, आप समझ के चलिए। एक मूवी को आप देख रहे हैं, इस मूवी के द्वारा आपको कितनी नॉलेज मिलेगी आप स्वयं नहीं जानते, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से बनते हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। किससे बनते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट को, इस लेक्चर को आई होप आप पूरा देखेंगे, अगर आप पूरा देखेंगे आपके जरूर ये काम आएगा। ठीक, तो अगला जो गवर्नर आता है अल्फांसो, क्या है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। टाइम पीरियड 1509 से 1515। क्या है टाइम पीरियड? क्या है? 1509 से 1515। क्या है? 1509 से 1515। अब इसने क्या किया था? गोवा पे समुद्र बंदरगाह, गोवा जो था ना, गोवा, इसने 1510 में गोवा को जीता। किसको जीता था? गोवा को। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया, जो एक समुद्र बंदरगाह था। 1510 में गोवा जीता। 1510 में क्या जीता इसने? गोवा जीता। 1510 में इसने गोवा जीता। किससे? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में इसने गोवा जीता, जो क्या था? एक बंदरगाह वाला क्षेत्र था। क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह क्यों जो इम्पोर्टेंट है? समुद्री मार्ग से व्यापार करना है ना आपको, समुद्री मार्ग से व्यापार करना है। समुद्री मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश का निर्यात किया जाता है, और समुद्री मार्ग जो क्या करता है, वो खनिज का संसाधन होता है, खनिज स्रोत वहाँ पाया जाता है। इसने क्या किया था? इसने 1510 में गोवा को जीत लिया। अब आगे क्या करता है ये महाशय? अब ये क्या करता है? 1511 में मलक्का पे कब्जा कर लेता है। 1511 में मलक्का मलक्का पे कब्जा 1511 में। ठीक, अब इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों, मैं साइड में जाता हूँ। और फिर 1515 में इसने क्या किया था? भारत की खाड़ी पे होमुज बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया था। 1515 में इसने क्या किया था? भारत की खाड़ी पे होमुज बंदरगाह पे, 1515 में होमुज बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया था। और इसके बाद तो हद हो गई दोस्तों। इसने क्या किया था पता है? इसके बाद इसने पुर्तगालियों की आबादी बचाने के लिए पुर्तगालियों के साथ भारत की देखिए, अब दो धर्म है, एक तो अंग्रेज ईसाई है, एक है यहाँ के लोगों का धर्म अलग है। अब यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए, यहाँ पे अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए, यहाँ पे लोगों के बीच अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इसने क्या किया भाई की पता है? उसने महिलाओं से भारतीय महिलाओं प्लस ईसाई क्या करने लगे? भारतीय महिलाओं का ईसाइयों के साथ विवाह करवाने लगे, अपने लोगों के साथ विवाह करवाने लगे, ताकि वो जो धर्म है, ईसाई धर्म है, वो तेजी से यहाँ पे फैलने लगे। और फिर इसने और एक काम किया था, जो कि आप बहुत बात सुनते हैं कि 1828 में क्या कहते, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। लेकिन होता क्या है, सती प्रथा के अंत की
सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसने क्या किया था? सती प्रथा पे रोक लगाने का प्रयास किया था। एक तो इतना काम ये कर दिया है ना दोस्तों। अब ये देखिए 1510 में गोवा जीत लिया यूसुफ आदिल शाह से, 1511 में मलक्का पे कब्जा कर दिया, 1515 में होमुज बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, सती प्रथा पे रोक लगाने का प्रयास किया। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसी को बोलते हैं। देखिएगा, संस्थापक पूछेगा तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। लेकिन अगर पूछे कि वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक तो वास्तविक संस्थापक जो था कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क क्या था? वास्तविक संस्थापक था। इसने क्या किया था? इसने रियल में, हकीकत में क्या किया था? इसने पुर्तगालियों का विस्तार किया था, पुर्तगालियों के वर्चस्व को बढ़ाया था, पुर्तगालियों का कब्जा बढ़ाया था, साम्राज्य का विस्तार करने लगा था ये। चलिए अब इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको देख के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइड हो गया, अब इन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? पुर्तगालियों के बारे में रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ये सब भी कुछ लिखे हुए हैं। तो मैं इसलिए लिखा हुआ हूँ ना, ताकि आपको ये दिखता रहे कि ये टॉपिक यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, और कोई बात नहीं। ठीक, ये इसमें रफ हो गया है थोड़ा। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको केवल क्लास का आनंद लेना है, बाकी सब काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं आपको किस तरीके से याद कराता हूँ और किस तरीके से इस क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराता हूँ। बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हमारे जो अगले आते हैं गवर्नर रहते हैं, वो 1500 में आते हैं नीनो दी कुन्हा। क्या नाम रहता है इनका? नीनो दी कुन्हा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बुकर्क की कहानी खत्म, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की कहानी खत्म, पेड्रो अल्वारेज की कहानी खत्म। अब हम आते हैं नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा अल्बुकर्क के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर क्या है? नीनो दी कुन्हा। मैं इंपॉर्टेंट पे आता हूँ। नीनो दी कुन्हा। ये तो नीनो दी कुन्हा ने भी कुछ काम किया था। क्या किया था? आइए देखते हैं। चलिए, अल्बुकर्क के पला देखिए, मालूम हुआ क्या था कि मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा कहानी, आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। कैमरे की फॉल्ट होगी तो शायद मैं ना दिखाऊं, तो थोड़ा आज कैमरा हम लोग का महाशय काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मुगल सम्राट, जो हमारे मुगल सम्राट हुमायूं थे, गुजरात और क्या नाम है, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह जो था, उनके बीच संघर्ष का फायदा उठाकर इसने क्या किया था मालूम है? 1534-35 में द्वीप पे अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? 1534 से 35, 1534 से 35 में द्वीप पर कब्जा कर लिया था। द्वीप पर अधिकार कर लिया था किसने? नीनो दी कुन्हा ने कब्जा कर लिया था फायदा उठा के। ठीक, तो इसके बाद होता क्या है, इसने 1530 में मुख्य केंद्र कोची को बनाया। इसमें क्या बनाया था? 1530 में मुख्य केंद्र कोची के स्थान पर गोवा को बनाया। अब एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ना दोस्तों, आप सुनिए आप ध्यान से। इसने गोवा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजधानी, इसने गोवा को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अब देखिए, गोवा को जीता कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीता। ठीक, अब या फिर आप क्या बोलेंगे, गोवा पे कब्जा किसने किया था? अब एक बार रिपीट करते हैं कि गोवा पे कब्जा किसने किया था। ठीक, गोवा पे कब्जा किसने किया था? अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा को याद रखिए, गोवा को राजधानी कौन बनाया था? तो नीनो दी कुन्हा बनाया था। क्या बनाया था? नीनो दी कुन्हा ने
गोवा को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? नीनो दी कुना ने गोवा को राजधानी बनाया था। 90% लोग क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क ने बनाया था, लेकिन नहीं, इसने गोवा को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही क्या बनाया था? गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे। अब जितना मैंने आपको बता दिया ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पुर्तगालियों से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर उसके बाद होता क्या है, पुर्तगालियों का जो विवाह होता है, जो अंग्रेजों के राजकुमार होते हैं उनके साथ, इनकी जो राजकुमारी होती है, इनके जो राजकुमार होते हैं, इनके साथ इनका विवाह होता है। बम्बई दहेज पे दे देते हैं, बम्बई दहेज में दे देते हैं और भारत छोड़ के चले जाते हैं। अब होता क्या है, इनके पतन का कारण क्या था? ठीक, पतन के कारण क्वेश्चन यही बनेगा कि पतन के कारण, पतन के कारण क्या थे? पहला डचों का प्रवेश, या फिर बोल सकते हैं अन्य यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ईसाई धर्म का प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। दूसरा क्या? भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप करना। और यूरोपीय कंपनियों के बाद इनसे अच्छी क्या होना? नौसेना होना। नौसेना का होना क्या हुआ? यूरोपियों के पतन का कारण बना। किसके? पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। अब इसमें मेरे हिसाब से तो आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। देखिए अल्मेडा, तो आज मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज मुझे यहीं पे छोड़ना चाहिए, ताकि आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिले। एक एक करके एक एक कंपनी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एक एक साथ आपको सब कुछ बता दूंगा तो आपके दिमाग में भी नहीं बैठेगा, और फिर आप क्या करेंगे, आप इस लेक्चर को भी नहीं देखेंगे। अगर 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे पूरे की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूं, और इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मेरा नाम है शंकर डीन बाबा कुशवाहा, आप इसको सर्च मार के यूट्यूब पे मेरी क्लासेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पतन के कारण मैं एक बार फिर से गिना देता हूँ। यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप करना, और दूसरी विदेशी कंपनियों के पास अच्छी नौसेना का हो जाना, और कार्टे सिस्टम का होना। इसके कारण क्या हुआ? पुर्तगालियों का पतन हुआ। ठीक, पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली, ये मैंने आपको नहीं बताया, अब यहाँ देखिएगा। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खुली थी। कब खुली थी? 1503 में। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब हुआ? 1498 में। 1498 में क्या हुआ? भारत में आए प्रथम फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। कोच्चि या कोचीन में, कहाँ पे? कोच्चि में या कोचीन में अपन प्रथम फैक्ट्री खोली थी। इतना बताने के बाद मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अब अगला लेक्चर जो आएगा किस पे आएगा? डच पे आएगा, अंग्रेज पे आएगा, और धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।